हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि स्टॉक प्राइसेस फंडामेंटल बेसिस पर ऊपर या नीचे जाती हैं। उस वीडियो को देखकर काफ़ी लोगों ने यह सवाल पूछा है कि कंपनीज कब अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होती हैं। तो इस वीडियो में इसी सवाल पर फोकस कर लेते हैं। तो इस सवाल का एक आसान जवाब तो ये है कि अगर किसी कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स में इजाफा एक्सपेक्टेड होगा और उस कंपनी के स्टॉक प्राइस ने वो इजाफा इनकॉर्पोरेट नहीं किया होगा तो स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा। और अगर फ्यूचर अर्निंग्स में कमी एक्सपेक्टेड होगी और उस कंपनी की स्टॉक प्राइस ने वो कमी इनकॉर्पोरेट नहीं की होगी तो स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा। यानी मैं यहाँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जिक्र कर रहा हूँ, जिसको PE रेशियो भी कहा जाता है। बैंक्स को यूजुअली प्राइस टू बुक वैल्यू पर जांचा जाता है, यानी बैंक की स्टॉक प्राइस को कंपेयर किया जाता है उसकी नेट एसेट वैल्यू से। आसान लफ्जों में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाएगा, कंपनी के बिजनेस डायनामिक्स और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन का एनालिसिस भी करना होगा। लेकिन एक आम इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट कंपनीज के बिजनेस फंडामेंटल्स को फॉलो करना और एनालाइज करना आसान नहीं होता। और इसीलिए मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक अच्छे ब्रोकर का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अवार्ड विनिंग ब्रोकरेज फर्म्स। इन फर्म्स के रिसर्च एनालिस्ट बहुत सी कंपनीज के बिजनेसेस को एक्टिवली एनालाइज कर रहे होते हैं और उन पर रिपोर्ट्स भी लिख रहे होते हैं। उन रिपोर्ट्स को पढ़कर और उन एनालिस्ट से बात करके आप ये जान सकते हैं कि कौन सी कंपनीज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंग्रो पॉलीमर की एग्जांपल दी थी, जिसकी स्टॉक प्राइस मार्केट की तेजी के बावजूद नीचे आ रही थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 2 ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट्स पढ़ी थी जिनमें इंग्रो पॉलीमर का स्टॉक सेल करने की रिकमेंडेशन थी और उस वक्त EPCL की स्टॉक प्राइस 60 to 65 रुपीस थी। यानी फ्यूचर अर्निंग्स की बेसिस पे स्टॉक ओवर वैल्यूड था और अब करंट प्राइस 30 रुपीस तक आ गई है, यानी 50% नीचे। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि स्टॉक्स को वैल्यू कैसे किया जाए। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत से इन्वेस्टर्स इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मैं आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज इट्स ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू जनरेट कंसिस्टेंट इनकम एंड कैश फ्लो। और कंसिस्टेंट इनकम और कैश फ्लो से कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है और इस तरह वो कंपनी एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी बन जाती है। अब अगर आपने गौर किया हो तो मैंने अभी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की बात की है, यानी बैलेंस शीट जो कंपनी के एसेट्स यानी असासे और लायबिलिटीज की तफसील बताती है, इनकम स्टेटमेंट जो कंपनी की इनकम और एक्सपेंसेस यानी आमदनी और खर्चे की तफसील बताती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में बताता है। और इन 3 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके ही कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में जाना जाता है, जो एक माहिर का काम है। ये तो हो गए कंपनी फंडामेंटल्स। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की। स्टॉक मार्केट में बहुत से सेक्टर्स की परफॉर्मेंस ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक साइकिल से जुड़ी होती है। इन सेक्टर्स को सिक्लिकल सेक्टर्स कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिक्लिकल सेक्टर्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जबकि नॉन सिक्लिकल सेक्टर्स में यूटिलिटीज, फूड और टोबैको वगैरह को शुमार किया जाता है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा तो इन सेक्टर्स को भी फ़ायदा होगा। इन सेक्टर्स की कंपनीज की सेल्स और इनकम में इजाफा होगा और स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा कब होगा? इसका ताल्लुक है कंज्यूमर स्पेंडिंग से। जब महंगाई की शरह में कमी होगी और इंटरेस्ट रेट्स भी कम होंगे तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे। सिमिलरली जब महंगाई और इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी और इकोनॉमी सुस्त रवि का शिकार होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। कंपनी की सेल्स और इनकम में कमी होगी और स्टॉक प्राइसेस नीचे आएंगी। इन मुश्किल और चैलेंजिंग हालात में फाइनेंशियली स्ट्रांग और वेल मैनेज कंपनीज ना सिर्फ मुनाफा बख्श रहती हैं बल्कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अदा करती रहती हैं। और इसीलिए कंपनी की प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको जांचने के लिए। यही वो कंपनीज हैं जो अंडर वैल्यूड होती हैं जब इकोनॉमी स्लो होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इन अंडर वैल्यूड कंपनीज में इस मौके पर इन्वेस्ट कर दिया जाए? इस सवाल के जवाब के लिए एक और फैक्टर पर बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग का असल मकसद है अपने पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें।
पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखें तो इसमें बूम और बस्ट साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं और अक्सर इकोनॉमिक डाउनटर्न कई साल तक चलता है और महंगाई और इंटरेस्ट रेट्स भी लंबे अरसे तक हाई रहते हैं और स्टॉक मार्केट भी इतने अरसे तक डिप्रेस्ड रहती है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखना होता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देगी और वहाँ रिस्क भी कम हो। रीसेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 22% तक चला गया था और उस वक्त अगर बैंक्स के टर्म डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स या कोई भी दूसरी इन्वेस्टमेंट किसी भी अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक से ज़्यादा मुनाफा दे रहे थे तो वो इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी। अब फर्ज करें कि एक बैंक आपको टर्म डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्ट करने के बाद सालाना मुनाफा 20% दे रहा है और फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स का रेट ऑफ रिटर्न या मुनाफे की शरह टैक्स डिडक्ट करने के बाद 21% है। अब आप डिफरेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में पता करेंगे और इसके लिए आप स्टॉक एनालिस्ट से बात करेंगे। यहाँ ये बात ज़रूर याद रखें कि एनालिस्ट कंपनीज की मैनेजमेंट से बात करके फाइनेंशियल मॉडल्स के जरिए अर्निंग्स फोरकास्ट करते हैं और डिविडेंड के बारे में भी कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री को मद्देनजर रखकर राय कायम करते हैं। तो कभी अंदाजे के मुताबिक ही डिविडेंड आता है और कभी कम कभी ज़्यादा। अगर किसी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 20% या 21% से ज़्यादा हो तो फ़ौरन ही वो स्टॉक ना खरीद लें, बल्कि ये सवाल ज़रूर पूछें कि कितनी ज़्यादा। अगर तो डिविडेंड यील्ड 2-4% ज़्यादा हो तो भी ओवरऑल मार्केट कंडीशन का जायज़ा लिया जाएगा क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे भी आ सकती है जिससे कैपिटल लॉस हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, हाई रिस्क प्रोफाइल रखने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म रिटर्न को जहन में रखकर 5-10% की डाउन साइड का रिस्क ले लेते हैं और कुछ इससे भी ज़्यादा का। दूसरी जानिब उनको इस बात का भी पता होता है कि अगर करंट स्टॉक प्राइस पर डिविडेंड यील्ड इतनी ज़्यादा है तो जब स्टॉक प्राइस नीचे आएगी तो यील्ड और बेहतर हो जाएगी और वो मज़ीद बाइंग करके अपनी एवरेज प्राइस बेहतर कर लेंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो रिस्क मैनेज करके अच्छे कैपिटल गेन्स भी हासिल कर सकते हैं। मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो में यूबीएल के स्टॉक की एग्जांपल दी थी जो आज से 2 साल पहले 33% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहा था और ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब इंटरेस्ट रेट 22% पर थे। और मैंने ये कैलकुलेट करके भी बताया था कि पिछले 2 साल में यूबीएल की स्टॉक प्राइस तकरीबन 7 गुना बढ़ चुकी है और इसमें डिविडेंड शामिल नहीं। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जानने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन। अक्सर कंपनीज प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कैश रिच भी होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो जाहिर है उसके पास कैश भी होगा। जी नहीं, ये बात जाहिर नहीं है। याद रखें कि बिजनेसेस क्रेडिट पर चलते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट्स पेएबल और रिसीवेबल्स की तफसीलात होती हैं और अक्सर जिन कंपनीज को माल बेचा गया होता है या सर्विस प्रोवाइड की गई होती है वहाँ से पेमेंट टाइम पर नहीं होती, जिससे कैश फ्लो मुतासर होता है। और अगर ये सिचुएशन लंबे अरसे तक चले तो कंपनी के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाती है। कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ता है जिससे उसके फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ जाते हैं और अगर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हो तो वो और भी बुरा होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसी कंपनीज हैं जिनका शुमार ब्लू चिप कंपनीज में होता है, लेकिन कैश फ्लो प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी स्टॉक प्राइसेस डिप्रेस्ड रहती हैं। ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ वो ब्लू चिप कंपनीज हैं जो सर्कुलर डेट की वजह से कई साल से कैश फ्लो प्रॉब्लम का शिकार हैं। ये कंपनीज बहुत अच्छे डिविडेंड अदा करती थीं, लेकिन कैश फ्लो इश्यूज की वजह से उनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी मुतासर हुई और स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गईं और ये सिलसिला अब तक जारी है। जब भी आप देखते हैं कि सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की कोई भी खबर या अफवाह आती है तो इन स्टॉक्स में तेजी होने लगती है। अक्सर कैश स्ट्रेन कंपनीज ना सिर्फ नुकसान में चली जाती हैं बल्कि बैंकरप्ट भी हो जाती हैं। इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां कंपनीज बैंकरप्ट हुई। लीमन ब्रदर्स और जनरल मोटर्स 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंकरप्ट हो गई और कोविड के ज़माने में जेसी पेनी और हर्ट्स को पुअर कैश मैनेजमेंट की वजह से बैंकरप्सी डिक्लेयर करना पड़ी। लिहाजा अगर किसी लिस्टेड कंपनी की कैश पोजीशन वीक होती हुई नजर आए तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड होगी और इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर होगा कि वो शेयर्स बेच दें। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कंपनीज कब अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होती हैं। अपने कमेंट्स मुझसे ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, खुदा हाफिज़।